जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस पर। आज से हम प्रयोगशाला परिचारक भर्ती के संबंध में वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम आपको प्रयोगशाला परिचारक के जो साइंस पोर्शन है, जिस पे भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान तीन ये जो मेजर टॉपिक है जो 60 नंबर के आने वाले हैं, इसको लेकर के ऑब्जेक्टिव क्लास आपको कंप्लीट मिलेगा, जिसमें सिलेबस आपको कंप्लीट कराएंगे। तो आज से हम प्रयोगशाला परिचारक के इस ऑब्जेक्टिव वीडियो का फर्स्ट क्लास स्टार्ट करें, जिसमें भौतिकी का जो टॉपिक है, भौतिकी का जो पहला ऑब्जेक्टिव क्लास है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। निश्चित रूप से कंप्लीट करा के यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाएगा, जो आपके प्रयोगशाला परिचारक भर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। कोशिश करेंगे एक एक वीडियो में 40 से 50 प्रश्न कम से कम हम देने का प्रयास करें डिटेल के साथ में। तो निश्चित रूप से यदि आप प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं कि हमें और क्या करना चाहिए, जिससे आपको आपके तैयारी में और हेल्प हो सके। ठीक, हम अपनी तरफ से पूरी प्रयास करेंगे कि अच्छे से अच्छे जो कंटेंट हैं, क्वेश्चन हो लेकर के आएँ और समझाने का प्रयास करें, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें हम कुछ हेल्प कर सके अपनी तरफ से। चलिए, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं प्रयोगशाला परिचारक संबंधी वस्तुनिष्ठ वीडियो के भौतिक विज्ञान से संबंधित पहला क्लास। तो चलिए, आज के भौतिक विज्ञान के पहले क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं, हमारे टॉपिक का नाम है प्रकाशिकी ऑप्टिक्स। तो प्रकाशिकी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों का संग्रह हम लेकर के आए हैं, जिसको हम ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके प्रश्न को पहले देख लें, उसके बाद में अपना जवाब जो है कमेंट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में फिर हम आपको आंसर एक्सप्लेन के साथ में बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। लेकिन जो प्रश्न आपको समझ में आता है उसको आप निश्चित रूप से कमेंट कीजिए, और एक कापी पेन उठा करके आप अपना जज कीजिए कि आप जितने भी प्रश्न हैं उसमें से कितने प्रश्नों का सही उत्तर खुद से दे पाए, है ना। उसके बाद में फिर एनालिसिस कीजिए। चलिए, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। ठीक, वक्रता त्रिज्या। देखिए, यदि कोई समतल दर्पण है तो समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है, अब देखो समतल दर्पण तो इस तरीके से आगे आगे जाएगा, ये कोई भी जगह तो वक्री नहीं होगा ना, ऐसे करके मुड़ेगा नहीं। समतल दर्पण हमेशा कैसा चलेगा, इस तरीके से सीधा सीधा ऊर्ध्वाधर चलेगा। तो समतल दर्पण की यहाँ पर, अब ये देखो, कोई चीज़ यदि वक्री है ना, यदि कोई चीज़ वक्री है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, ठीक। लेकिन यदि कोई चीज़ समतल है तो समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होगी वो क्या लिया जाता है, अनंत लिया जाता है, ठीक। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या ली जाती है, अनंत। इस तरीके से हमारे पहले प्रश्न का जो आंसर है निकल के आ रहा है ऑप्शन सी, अनंत, ठीक। चलिए, अगला हमारा प्रश्न है, इंद्रधनुष प्रकाश से संबंधित किन घटनाओं का परिणाम है। ठीक, देखिए, जो इंद्रधनुष बनता है हम सबको पता है ये कितने रंगों का होता है, 7 रंगों का होता है, ठीक। तो इंद्रधनुष कब बनता है, तो इंद्रधनुष जैसे वर्षा समाप्त होती है उसके बाद में, यदि सूर्य आपके पीछे में है ना, आपके पीठ तरफ सूर्य है, तो आपके जस्ट सामने में आपको क्या दिखाई देगा, इंद्रधनुष, जो कि वर्ण विक्षेपण का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। 7 रंगों में जो श्वेत प्रकाश है वो विभक्त हो जाती है, पानी की जो बूंद होती है उससे प्रिज्म की तरह जब वो कार्य करती है उसके बाद में, ठीक। तो इंद्रधनुष में 2 प्रकार की घटनाएं एक साथ काम करती है, एक अपवर्तन की और एक परावर्तन की। तो ये दोनों याद रखेंगे। तो इंद्रधनुष प्रकाश की किन घटनाओं का परिणाम है, तो अपवर्तन एवं परावर्तन, ये दोनों प्रकार की घटनाएं इंद्रधनुष से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है, हम सबको पता है ना। प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है, क्यों। क्योंकि लाल जो प्रकाश है हम सबको पता है, यदि मैं यहाँ पे हूँ और बहुत दूर में यदि कोई चीज़ है तो यदि वो लाल रंग की
है तो उसको में आसानी से देखा जा सकता है। ठीक, क्योंकि लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य है वो सबसे ज़्यादा होता है। यह वातावरण के धूल एवं पानी के कणों से विचलित नहीं होती है, होती भी है तो बहुत कम होती है और बहुत दूर तक दिखाई देती है। क्योंकि इसका जो तरंगदैर्ध्य है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, तो आप लोग याद रखेंगे ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग के प्रकाश का प्रयुक्त किया जाता है, जिसका सबसे उपयुक्त कारण है इसकी तरंगदैर्ध्य क्या होती है, सर्वाधिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सर सीवी रमन को उनके किस योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश प्रकीर्णन पर इन्होंने काम किया था, जिसको लेकर के सर सीवी रमन को इनके रमन प्रभाव के लिए क्या दिया गया था जी, नोबेल प्राइज़ दिया गया। ठीक, तो ये इनका क्या था जो रमन प्रभाव था, वो जैसे कि कोई लाइट है, उसको यदि आप गुजार रहे हैं किसी जगह से, तो यदि कण हैं तो वो कण उस लाइट को क्या कर देते हैं, विचलित कर देते हैं, फैला देते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित इन्होंने जो थ्योरी दिया था उसको लेकर के इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी इज अ राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर का प्रश्न, समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या? देखिए, समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है ना। आसमान का रंग काला दिखाई देता है। ठीक, जैसे अंतरिक्ष यात्री जब पृथ्वी को देखेंगे तो जो अंतरिक्ष यात्रियों को जो अंतरिक्ष है वो काला दिखाई देता है, आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, पानी का रंग नीला दिखाई देता है। ये सबके अलग अलग कारण होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो जल के अणुओं द्वारा नीले रंग को छोड़कर अन्य रंगों का अवशोषण हो जाता है। जल के अणुओं द्वारा नीले रंग का प्रकीर्णन होता है। समुद्री जल में अशुद्धियों द्वारा नीले प्रकाश का प्रतिबिंब बनना। समुद्री जल द्वारा नीले आसमान की परछाई बनना। देखिए, तो यहाँ पर हम प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है हमको पता है। जैसे यदि किसी वस्तु पर जब हम श्वेत प्रकाश को डालते हैं, है ना, तो यदि कोई चीज़ काली दिखाई दे रही, इसका मतलब ये है कि वह जो वस्तु है वो काली रंग के प्रकाश को परावर्तित कर रही है, बाकी सभी रंगों को अवशोषित कर ले रही। इसका मतलब जो वस्तु जिस रंग को परावर्तित करती है वह वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है। तो यहाँ पर ये साफ साफ बोल रहा है कि समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है, इसका मतलब नीला रंग को परावर्तित करेगा, बाकी सभी रंगों को अवशोषित कर लेगा। ये बोल रहे हैं कि जल के अणुओं द्वारा नीले रंग को छोड़कर अन्य रंगों को अवशोषित कर लिया जाता है, इसीलिए समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए? तो उस व्यक्ति की आधी होनी चाहिए। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे मान लीजिए एक समतल दर्पण है, इसके सामने में यदि आप खड़े होते हैं, है ना, तो आपका जो हाइट है जितना, उस आपके हाइट के आधे हाइट की क्या चाहिए, दर्पण चाहिए, जिससे आपका पूरा तस्वीर दिख सके। तो ये आपको याद रखना है बड़े आसानी से, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6वां क्या बोल रहे हैं, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर नहीं, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। ये अभी मैंने बताया, व्यक्ति की ऊंचाई के 1/4 गलत है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी इसका सही है, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए यदि आपको पूर्ण प्रतिबिंब देखना है। चलिए अगला, प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तो प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से निर्धारित होता है। देखिए क्या ऑप्शन दिया है यहाँ पर, आयाम से, तरंगदैर्ध्य से, तीव्रता से, वेग से। देखिए तीव्रता, आयाम, वेग ये सब कोई मतलब नहीं है। प्रकाश का जो रंग है वो प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से निर्धारित होता है, क्योंकि तरंगदैर्ध्य है उसका समाप्त नहीं होता है ना। प्रकाश का रंग प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तो तरंगदैर्ध्य से निर्धारित होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वीडियो में हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, आपके सामने में क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से आप पहले वीडियो को पॉज करें, उसके बाद में अपना आंसर निकालें, फिर डिटेल से सुने कि क्या समझाया जा रहा है। ठीक, चलिए अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं,
पृथ्वी से देखने पर आकाश नीला दिखाई देता है। देखिए अब आगे इससे पहले पूछा था कि समुद्र का जल नीला दिखाई देता है क्योंकि नीला रंग को परावर्तित करता है, बाकी सबको अवशोषित करता है। यहाँ बोल रहे पृथ्वी से देखने पर आकाश नीला दिखाई देता है। देखिए सूर्य के प्रकाश का परावर्तन, सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्ध्य का प्रकीर्णन, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के दीर्घतर तरंगदैर्ध्य का प्रकीर्णन। देखिए तो यहाँ पर हम एग्जैक्ट जो आंसर है वो यहाँ पर निकालेंगे। वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर मतलब छोटे तरंगदैर्ध्य का प्रकीर्णन जब होता है तो आकाश जो है नीला दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे आपको एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा, दोनों ऑप्शन में फंस सकते हैं कि दीर्घतर है कि लघुत्तर। लघु मतलब छोटा वाला जिसका तरंगदैर्ध्य कम है। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन निकल के आया ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से प्राथमिक रंग है। देखिए तो प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? RGB, रेड ग्रीन ब्लू। तो देखिए आपका ऑप्शन क्या है? लाल पीला नीला, गलत। लाल हरा नीला, रेड ग्रीन ब्लू, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो आप जानते ही होंगे बहुत पहले से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये जब हम कंप्यूटर क्लास ले रहे थे तब भी हमने आपको बताया था इसको। ऑप्टिकल फाइबर जो कि डिजिटल डाटा को ले जाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है आज के समय में। तो प्रकाशीय जो तंतु है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। जैसे कि मृगमरीचिका बनता है, जैसे कि आपका टेलीकम्युनिकेशन है ना, जैसे कि हीरे का अत्यधिक चमकदार होना, ये सब के सब किस पर है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं कम समय में, इसलिए थोड़ा फास्ट में चल रहा हूँ। आप लोग निश्चित रूप से वीडियो को पॉज करके समझ लेंगे, है ना। चलिए अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं भाई विचार। प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, एकदम सही है। प्रकाश का समतल ध्रुवीकरण एक समतल में कंपन उत्पन्न करता है। अगला, प्रकाश का विवर्तन छिद्र के कोनों के चारों ओर मुड़ जाता है, ये भी ठीक लग रहा है। चौथा, प्रकाश के विवर्तन की तरंगदैर्ध्य की तुलना में आकृति बाधा कम होती है। चलिए देखिए अब यहाँ पर हमें बताना है निम्न में से कौन से कथन सत्य। जो 100% सत्य है उसको पहले देखिए। तो 100% सत्य आपका ऑप्शन 1 है। तो ऑप्शन 1 किस में है? पहला में है और ऑप्शन दूसरा में। ठीक, इसके अलावा हमने तीसरा नंबर को निकाला जो 100% सही है। तो तीसरा नंबर पहला में भी है लेकिन दूसरे वाले में नहीं है। ठीक, चलिए तो हमने देखा पहला और तीसरा एकदम 100% सही निकल के आ रहे हैं। पहला और तीसरा तो सही है। दूसरा क्या बोल रहे हैं? प्रकाश का समतल ध्रुवीकरण एक समतल में कंपन उत्पन्न करता है, ये भी सही है। ठीक, तो 1 2 3 सही है। तो 1 2 4 दिया है पहले ऑप्शन में, दूसरा में 1 2 4 दिया है और 4 और 3 दिया है। तो पहला दूसरा तीसरा आना चाहिए। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक, तो आप सभी बातों को याद रखेंगे। प्रकीर्णन के कारण ही सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। प्रकाश का समतल ध्रुवीकरण एक समतल में कंपन उत्पन्न करता है, सही है। प्रकाश का विवर्तन छिद्र के कोनों के चारों ओर मुड़ जाता है, ये भी सही है। प्रकाश के विवर्तन की तरंगदैर्ध्य की तुलना में आकृति की बाधा कम होती है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से 11वें नंबर के प्रश्न का ऑप्शन डी सही है, ये सब के सब सही है। चलिए आगे आते हैं। चलिए 12वां नंबर का हमारा प्रश्न है। तो 12वां नंबर का जो प्रश्न है वो क्या बोल रहे हैं देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रयोगशाला परिचारक में निश्चित रूप से 60 नंबर यदि साइंस का आएगा उसमें 15 से 20 क्वेश्चन आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा जो कि थोड़ा बड़ा बड़ा रहेगा। 12वां प्रश्न का पहला ऑप्शन है, साफ आसमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंगदैर्ध्य के अल्प प्रकीर्णन के कारण निकल दिख देता है, गलत। अल्प प्रकीर्णन नहीं, अभी हमने पढ़ा ना, जो लघु तरंगदैर्ध्य की नीले प्रकाश होते हैं उनके प्रकीर्णन के कारण होता है, तो ये तो आपका गलत हो गया। दूसरा, वायुमंडल में प्रकाश का लाल भाग नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णित प्रदर्शित करता है, गलत। लाल का प्रकीर्णन नहीं, सबसे देखो यहाँ पे आपको बैजानी हपी नाला याद रखना है
बैजा बैजा नी हपी नाला। ठीक, तो देखिए यहाँ पर तरंग दैर्ध्य की बात हो रही है। जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। तो तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसका होता है? लाल का। तो लाल रंग का प्रकीर्णन कम होगा। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है? वायुमंडल में प्रकाश का लाल भाग नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है। नहीं, लाल प्रकाश का जो अच्छा एक मिनट ना, देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि वायुमंडल में प्रकाश का लाल भाग नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है। ये गलत है। ठीक, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी गलत है। अगला देखते हैं, वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश नीला दिखाई देगा। एकदम सही है। अभी मैं बता रहा था कि अंतरिक्ष यात्रियों को आसमान जो है काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल अनुपस्थित होता है, जिससे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। तो इस हिसाब से पहला और दूसरा तो गलत हो गया, ऑप्शन सी सही है। तो कहाँ पर है? केवल सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का प्रश्न क्या बोल रहे हैं जी? आकाश में इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो अभी हमने बताया कि अपवर्तन और परावर्तन दोनों घटना होता है। इसमें क्या बोल रहे हैं? सूर्य प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। एकदम सही है। सूर्य प्रकाश का परावर्तन अथवा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये भी सही है। सूर्य प्रकाश का अपवर्तन, तो अपवर्तन परावर्तन ये दोनों होता ही है। वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। आकाश में इंद्रधनुष का बनना, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। तो 13 प्रश्न का हो गया ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलिए 14 नंबर के प्रश्न को देखिए क्या बोल रहे हैं। स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहराई प्रतीत होना किस कारण है? देखिए, तो हमने दो प्रकार की घटनाएं पढ़ रखी हैं। एक परावर्तन होता है और एक होता है अपवर्तन। तो अपवर्तन जिससे प्रकाश के कारण जो अपवर्तन कब होगा? जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अपने राह से विचलित हो जाती है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो फिर से अपने राह से थोड़ा मुड़ जाती है। तो ये घटना आपकी क्या है? अपवर्तन के कारण होती है। ठीक, तो अपवर्तन के कारण ही उसकी जो वास्तविक गहराई है वो कम दिखाई देगी। अपवर्तन के कारण ही यदि हम किसी ग्लास में, है ना, पानी से भरे गिलास में यदि एक सिक्का को रख दें तो ये ऊपर उठा हुआ दिखेगा। यदि हम किसी टब में जो पानी से भरी है यदि एक छड़ को डालें तो वो मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये जितनी भी घटनाएं होती हैं ये सब के सब प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। चलिए, तो 14 प्रश्न का ऑप्शन सी। अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर जो 15 है क्या बोल रहे हैं? यदि किसी दर्पण के आगे कितनी भी दूरी पर खड़े रहने पर प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है तो वह दर्पण कैसा होगा? तो भाई समतल। ठीक, सीधा सीधा मतलब वो दर्पण कैसा होगा? समतल दर्पण होगा। इसके अलावा एक और दर्पण होता है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में भी चीज़ें क्या होती हैं? सीधी दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर आप दोनों को लेंगे। देखो, समतल दर्पण, तो समतल दर्पण की विशेषता हम सब जानते हैं। समतल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु रखी जाए तो वह जितनी दूरी पर रखी जाएगी समतल दर्पण के अंदर भी उतनी दूरी पर दिखाई देगी। ये जितना बड़ा रहेगा उतना बड़े भी दिखाई देगा। ठीक है, पास लाओगे तो पास में दिखाई देगा। तो यहाँ पर हाँ, और जैसा सीधा है तो सीधा दिखाई देगा, उल्टा है तो उल्टा दिखाई। तो समतल दर्पण के बारे में आप लोग याद रखेंगे। ये बता रही यदि किसी दर्पण के आगे कितनी भी दूरी पर खड़े रहने पर प्रतिबिंब सीधा दिख रहा है, तो सीधा दिख रहा है मतलब समतल दर्पण है। इस और एक और ऑप्शन है आपका उत्तल, तो समतल या फिर उत्तल। तो ये आप लेंगे ऑप्शन ए, 15 प्रश्न का ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर का प्रश्न, प्रकाशिकी यंत्रों में लेंसों का उपयोग किस परिघटना द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए होता है? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाशिकी यंत्रों में लेंसों का उपयोग किस परिघटना द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए होता है? तो परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, विसरण।
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमने ऑप्शन देखा। प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है प्रकाशिकी यंत्रों में। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, अपवर्तन। ठीक, तो अपवर्तन से ही ये जो चीज़ें हैं वो संभव हो पाती हैं। चलिए, तो इसको याद रखना आप लोग अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी अपवर्तन। चलिए, 17 क्या बोल रहे हैं, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम से गुजरता है तब यदि उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो तो कौन सी परिघटना होगी। तो यही कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। ठीक, ये आपको याद रखना है। जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक है और प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम से गुजरेगी तो कौन सी घटना होगी जी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे हीरा में, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन टेक्निक में। समझ में आ रहे हैं, ये सब आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 17। तो ऐसी घटना क्या कहलाएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए, अगला नंबर का क्वेश्चन नंबर 18, फोटो कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग होता है। तो फोटो कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग होता है, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। इसके अलावा ऑप्शन है अवतल लेंस, बेलनाकार, समान मोटाई का। देखिए, फोटो कैमरे में जो होता है उत्तल लेंस होता है। आपने देखे ही होगा बाइफोकल कॉन्वेक्स लेंस वहाँ पर उपयोग किया जाता है। जैसे कि कैमरा आपने देखा होगा, कैमरा का चित्र मैं कैसे बनाऊं, जैसे इस तरीके से गोल होता है। आप लोग देखना, जनरली ऊपर उभरा हुआ दिखता है ऐसे। यदि ऊपर उभरा हुआ ऐसे दिखाई दे रहा है तो समझ जाना वो क्या है, आपका उत्तल लेंस। ठीक, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है फोटो कैमरे में। किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का। देखिए, अभी तक हम 20-21 मिनट में टोटल 18 क्वेश्चन बना चुके हैं। ठीक है, अभी और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, सभी को बनाना है ना। धैर्य के साथ आपको बने रहना है, मज़े लेना है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्ज़ाम में बनने के चांसेस है। ठीक, वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे, कमेंट भी आप लोग करते रहना। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहे हैं, देखिए, किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के मध्य रखे गए बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ठीक, देखिए, यहाँ पर उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं। तो जब उत्तल दर्पण की हम बात करते हैं तो उत्तल दर्पण में जो चित्र है वो कैसा बनेगा, आभासी बन रहा है। ठीक है, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के मध्य रखे गए बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो ये होगा आपका आभासी एवं सीधा होगा। ठीक, कैसा बनेगा, आभासी एवं सीधा बनेगा। चलिए, आगे देखते हैं। चलिए, हमारा 20वां नंबर का प्रश्न देखिए, क्या बोल रहे हैं प्रश्न, इंद्रधनुष में रंगों का क्रम क्या होता है। तो अभी हमने बताया था बैजा नी हपी नाला, तो बैजा नी हपी नाला। तो ये आपको याद रखना है ऑप्शन डी। ठीक, विबग्योर करके इंग्लिश में भी यदि आपको इंग्लिश में याद रखना है तो VIBGYOR। ठीक, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये आप याद रख सकते हैं। इंद्रधनुष क्यों होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन होता है इसमें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहे हैं, जल से भरे बीकर की तली थोड़ी उठी हुई प्रतीत होती है। अभी हमने पढ़ा अपवर्तन के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहे हैं जी, जब एक किरण अपवर्तित होती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, आपको क्वेश्चन को पूरा लास्ट तक पढ़ना है ना, कई बार फंसाता है, लास्ट में असत्य लिखा रहेगा, सत्य लिखा रहेगा। अच्छे से आपको देखना है, जब क्वेश्चन हॉल में रहेंगे तो ऐसे अंडरलाइन करते हुए चलना है ताकि आपके ध्यान में रहे कि आपको क्या आंसर निकालना है। ठीक, तो क्या बोल रहे हैं, जब एक किरण अपवर्तित होती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए देखते हैं। विरल से सघन माध्यम में जाने पर वेग बढ़ता है। विरल से सघन माध्यम में जाने पर वेग बढ़ता है, तो बिल्कुल गलत है। अब जैसे आप ये विरल माध्यम, इधर
मान लीजिए कांच है, ठीक। तो कांच मतलब ये सघन माध्यम है, तो सघन में जब कोई प्रकाश जाएगा उसको तो उसके कणों को रोकने के लिए ज़्यादा यहाँ पर सघन माध्यम है ना, तो उसका वेग कैसे बढ़ेगा, वेग तो धीरे हो जाएगा। हाँ, सघन माध्यम से यदि विरल माध्यम में जाएगा तो वेग बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा, विरल से सघन माध्यम में जाने पर वेग बढ़, देखिए यही मैं आपको बता रहा था, घटता है, ठीक है। विरल से सघन माध्यम में जाने पर वेग घटता है, अभी मैं इसको समझाया हूँ, ठीक। तो ऑप्शन बी तो सही है। तो आगे पढ़ने की मेरे ख्याल से और ज़्यादा ज़रूरत नहीं, सरल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। गाड़ियों में पश्च दृश्य रियर व्यू के लिए कौन सा दर्पण होता है? तो आप जो गाड़ी चलाते हैं, है ना, अब गाड़ी कैसे बनाऊंगे यार, मेरा चित्र बनाने का जो सिस्टम है बड़ा गड़बड़ है। आप लोग समझ लीजिए, एक गाड़ी है, यहाँ पर एक आईना लगा है, यहाँ पे एक आईना लगा है, बुलेट गाड़ी है समझो इसको आप लोग, है ना। ये हेडलाइन बना दिया मैं, ठीक। तो ये जो आईना रहता है इसमें आप लोग देखना, इसमें कुछ लिखा रहता है, ठीक है। मिरर दे एपियर, क्लोजर देन दे एपियर, ऐसे करके कुछ लिखा रहता है। तो वहाँ पर एक लिखा रहता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, कॉन्वेक्स मतलब आपका उत्तल, कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण होता है, ठीक। गाड़ी का जो रियर व्यू होता है, जो आपके हैंडल के साथ लगा रहता है जिससे आप पीछे के दृश्य को देखते हैं, वो होता है उत्तल दर्पण का। गाड़ी का जो हेडलाइट होता है वो होता है अवतल दर्पण का, ठीक। आपको ध्यान रखना है। तो गाड़ी का जो रियर व्यू देखने वाला होता है उत्तल दर्पण, और गाड़ी का जो हेडलाइट होता है वो होता है आपका अवतल दर्पण। जो दंत चिकित्सक होते हैं, दंत चिकित्सक जो है दांतों की जांच करने के लिए जो दर्पण के यूज़ करते हैं जिस लेंस का, वो भी होता है आपका अवतल लेंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? देखिए यहाँ पर दो दृष्टि दोष आपको अच्छे से याद रखना है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष कहने का मतलब निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी, दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देगी, ठीक है। दूर दृष्टि दोष का मतलब होता है दूर का वस्तु साफ साफ दिखेगा और जो पास की वस्तु है वो धुंधली दिखाई, नाम के जस्ट उल्टा। जैसे निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष निकट साफ दिखेगा, पास का साफ दिखेगा। दूर दृष्टि दोष में दूर का वस्तु साफ दिखेगा, ठीक है। अब इसके निवारण के लिए कैसा लेंस का चश्मा देते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक मस्त ट्रिक बता रहा हूँ। सड़ेगा ना गलेगा, सालों साल चलेगा, मर जाओगे तो मर जाओगे लेकिन भूलोगे नहीं, ठीक। तो ट्रिक याद रखना है, दूना, DUNA, दूना, ठीक। DUNA दूना याद रखना। D का मतलब होता है दूर दृष्टि दोष, U का मतलब होता है उत्तल लेंस। तो दूर दृष्टि दोष के निवारण में उत्तल लेंस, N का मतलब होता है निकट और निकट का होता है अवतल, A से अवतल। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण में अवतल लेंस। तो शब्द याद रखना है आपको क्या जी, दूना, DUNA, ठीक। क्या याद रखना है, DUNA। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या प्रश्न पूछ रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 24, निकट दृष्टि दोष। तो निकट NA अवतल लेंस, ये आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक। समझ में आ रही है बातें? तो दूना शब्द याद रखेंगे, इससे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। D का मतलब दूर, U का मतलब उत्तल, N का मतलब निकट, A का मतलब अवतल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, देखिए अब ये पूछ रहा है दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का चश्मा? अभी मैंने बताया दूर दृष्टि दोष मतलब DU, दूर दृष्टि दोष U मतलब उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस हो गया। चलिए अगला प्रश्न, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? देखिए जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा उसका विचलन भी सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन बी में दिया है आपका लाल। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? लाल का, इसलिए लाल प्रकाश का विचलन भी सबसे ज़्यादा होगा, ठीक। चलिए तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी सही है क्वेश्चन 26 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न और बचे हैं, अच्छे से इसको कर लेते हैं जी। निश्चित रूप से यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डेली मैं आपको इसी तरीके से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर के आऊँगा जिससे आपकी सारी तैयारी
कंप्लीट हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश के गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई प्रकाश प्रवेश करती है तो उनके गुण में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए, चाल व तरंग दैर्ध्य अपरिवर्तित रहती है, चाल व तरंग दैर्ध्य अपरिवर्तित रहती है तथा आवृत्ति में परिवर्तन होता है। ये गलत बात है, चाल और तरंग दैर्ध्य परिवर्तित हो जाती है। ठीक, तो पहला गलत है। आवृत्ति व चाल अपरिवर्तित रहती है, ये भी गलत है। तरंग दैर्ध्य अपरिवर्तित रहती है, ये गलत है। ठीक, देखिए दो चीज़ याद रखना आप लोग, चाल और तरंग दैर्ध्य बदलेगा। ठीक है, क्या बदलेगा, जब कोई भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो चाल, और एक है आपका तरंग दैर्ध्य। ठीक, तो चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाएगा। क्या नहीं बदलेगा, तो वह है आवृत्ति। क्या नहीं बदलेगा, तो वह है आपकी क्या, आवृत्ति। ठीक, चलिए तो इस हिसाब से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन डी क्या बोल रहे हैं, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, चाल व तरंग दैर्ध्य परिवर्तित हो जाती है। तो यही तो मैं आपको बोल रहा था कि चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाएगा, क्या नहीं बदलेगा, तो वह है आवृत्ति। चलिए तो इस तरीके से आपको याद रखना है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो चाल और तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उसकी आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28, सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई देता है, ऐसा होने का कारण क्या है। पूर्णांतरिक परिवर्तन नहीं, गलत है। वायुमंडलीय अपवर्तन, सूर्य की दिशा में प्रत्यक्ष परिवर्तन, विक्षेपण नहीं, विक्षेपण तो होगा ही नहीं, ये तो अलग बात है। सूर्य की दिशा में प्रत्यक्ष नहीं, ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन, ये ज़्यादा सटीक जवाब है। ठीक, तो सूर्योदय सूर्यास्त के बाद भी जो सूर्य है हमको ऐसा लग रहा है कि निकला हुआ जैसे दिखता है। ठीक, तो इसका कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। और यहीं पर जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग जो है लाल दिखाई देता है, तो सूर्य का रंग लाल दिखाई देने का कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है लाल दिखने का कारण। लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य कुछ समय के लिए दिखाई देता है, इसका कारण वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। दोनों याद रखेंगे ना, लाल दिखने का कारण प्रकीर्णन है और सूर्य के दिखाई देने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, किसी तारे का रंग दर्शाता है। तारा का जो रंग है क्या दर्शाता है, उसकी पृथ्वी से दूरी, उसका ताप, उसकी ज्योति, उसकी सूर्य से दूरी। सूर्य से दूरी से कोई लेना देना नहीं है, पृथ्वी की दूरी से भी कोई मतलब नहीं है, ज्योति से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर उसके ताप से मतलब है। ठीक है, तारा जो है, तारे स्वयं में प्रकाशमान होते हैं, तो जितना ज़्यादा ताप रहेगा उस तरीके से उसका जो रंग है वो दिखाई देगा। ठीक, तो किस तारे का रंग जो है क्या दर्शाता है, उसके ताप को दर्शाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन क्या बोल रहे हैं देख लीजिए, है ना। अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है। अधिक ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता है। अभी हमने इससे संबंधित एक प्रश्न पढ़ा था जिसमें बताया गया है कि वायुमंडल जब नहीं होता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। तो अधिक ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल कम होते जाएगा। जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाएंगे वायुमंडल में कमी आती जाएगी। तो ये तो ठीक लग रहा है ऑप्शन बी, अधिक ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता है, जिस कारण अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्रियों को आकाश जो है वो काला दिखाई प्रतीत होता है। तो ये दोनों ऑप्शन सही होने चाहिए। ठीक, तो कहाँ पे दिया है देखिए, ए और दो दोनों सही हैं। ए सही का स्पष्टीकरण ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलते हैं, धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है। सन ग्लासेस बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए सन ग्लासेस जो है वो आपको धूप से आपकी आँख को बचाने के लिए होता है, ना कि आपके आँखों में कोई कमजोरी है, जैसे कि आपको कोई निकट दृष्टि दोष है, जैसे कि आपकी कोई दूर दृष्टि दोष, उसके निवारण के लिए आपको सन ग्लास नहीं दिया जाता है धूप के चश्मे। धूप का चश्मा जो है धूप से बचने के लिए अल्ट्रावायलेट
जो रेडिएशन होता है उससे बचने के लिए दी जाता है, तो उसका कोई नंबर नहीं होता है उस चश्मे का, उसको कोई भी पहन सकता है। समझ में आ रहा है जी। तो धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है, तो 0 डायोप्टर, उसका कोई पावर नहीं होता है, उसका मान 0 होता है। समझ आ रहा है। देखिए चश्मे की जो पावर है, जो आवर्धन क्षमता जो पावर है, चश्मे का जो पावर है उसको डायोप्टर से मापा जाता है। ठीक, जैसे आपका चश्मे का नंबर -1 है तो वहाँ पे डी लिखा होगा, -1 डायोप्टर। यदि 0.25 है, प्लस में है तो 0.25 डायोप्टर, इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पे धूप के चश्मे के पास, धूप के चश्मे का कोई नंबर नहीं होता है जी। कारण मैंने आपको बता दिया, ये धूप से बचाने के लिए होता है, ना कि आपकी आंखों की कोई जैसे निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, अतिबिंदुकता या जरा दृष्टि दोष है, उससे बचाने के लिए होता है। ये धूप से बचने के लिए, इसका कोई भी पावर या कोई भी मान इस चश्मे का नहीं होता है। चलिए अब आते हैं इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, है ना। जल के अंदर पड़ी हुई कोई वस्तु वास्तविक गहराई से कुछ ऊपरी, ये तो अभी हमने पढ़ा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। चलिए, तो इस तरीके से इस प्रयोगशाला परिचारक से संबंधित पहले वीडियो में हमने भौतिकी का पहले वीडियो बनाया जो प्रकाशिकी से संबंधित था। इसमें हमने 32 क्वेश्चन कवर किए हैं, अति महत्वपूर्ण हैं, जो कि प्रयोगशाला परिचारक 10वीं लेवल से पूछा गया है, तो इसी तरीके के प्रश्न आने की उम्मीद है ना। चलिए, तो फिर वीडियो को भर भर के अपना प्यार दीजिए, है ना, सपोर्ट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर के आए। मैं प्रयास करूंगा, प्रयास क्या पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जो सिलेबस है वो मैं कंप्लीट करा के दूँ ऑब्जेक्टिव का, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए। चलिए, तो मिलते हैं भौतिकी के अगले क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ऑल द बेस्ट।